लगा देते हैं। मैम टॉपिक डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैं लगाते लैपटॉप से टॉपिक डाल दीजिएगा। अनम्यूट रहे तब भी रिकॉर्डिंग तो होगी ही ना। जैसे मैंने म्यूट कर दिया तब भी रिकॉर्डिंग होगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी। लोग आवाज करेंगे तो भी रिकॉर्ड रहेगी। ठीक है सर, मैं लगा दे रही हूँ फिर। ठीक है आप स्टार्ट करिए, मैं लगा दे रही हूँ। ठीक है स्टार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ स्टार्ट करिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक ठीक है। बेसिकली जो टॉपिक हम लोग का, तो स्टार्ट करते हैं कला के अंदर। तो किसी भी कार्य को पूरी कुशलता से निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बेसिकली उसमें जो इंटेंट शो वॉइस करते हैं क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस गूंज रही है तरफ से राहुल माइक जी। तो को ऑफ कर बाकी लीजिए, लोग एक अगर मिनट ऑफ में रहेगा करोगे तभी तो वो आवाज क्लियर आएगी। म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग म्यूट कर लो तब सही आएगी। अब सही आ रही है बिल्कुल। आ रही है, सब लोग म्यूट हो जाइए। जब आंसर देना हो या कुछ बोलना हो तब आप म्यूट खोलिएगा। ठीक है। तो कला का अर्थ बेसिकली किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे कि मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना या काव्य रचना करना। बेसिकली जब भी हम किसी कार्य को इंटेंट के थ्रू करते हैं, एक रफली कार्य करना होता है, एक इंटेंट देना होता है। जब भी हम पूरी कुशलता या निपुणता के साथ करते हैं तो वो कार्य हमारा कला कहलाता है। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आएंगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। जैसे कि हम कोई चित्र देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो हमें कोई एक भाव नजर आता है, तो वो एक्चुअल में उसमें इंटेंट डाला गया है, तब वो एक्चुअल में वो चीज कला कहलाएगी। ठीक है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। स्क्रीन एक मिनट बता दीजिएगा फिर से। स्क्रीन आ रही है? कोई एक लोग बता दो। जी, और हॉरिजॉन्टल में कर लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल में ये लैपटॉप में कर रहा हूँ। हॉरिजेंटल में ये सही है, थोड़ा उसका जूम कर लीजिए। जूम कर ठीक लीजिए ठीक फिर। अभी ठीक है। हेलो हेलो। थोड़ा और जूम कर लीजिए, थोड़ा और। ठीक है। 400%। हाँ अब हाँ बिल्कुल, अब सेट कर अब लीजिए, सही है सर बिल्कुल जी। अब राइट है। हेलो। ओके ओके। बोलिए मैम, सुनाई दे रहा है आपका आवाज। हाँ सारे लोग हाँ कर सर, ये दीजिएगा। क्लियर करना चाहते थे ना कि वैसे तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किताबों में ही लिखा, मगर कुछ लोग बता रहे हैं कि यजुर्वेद है। जरा इसको क्लियर कर दीजिए, सही है कि ऐसे ही मैम है? ये याद रखिए आप। मैम ऋग्वेद ही राइट आंसर होगा। ठीक है। जी। कला शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, और कला बेसिकली संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति जो है या उत्पन्न जहाँ से हुआ है वो कला धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा से हुआ है पहले तो, और उसकी व्युत्पत्ति जो है कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। कला की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो, जिनके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। तो हम कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अनुकृति करना और अनुकृति से प्लेटो, बेसिकली सबको याद तो हो गई, लेकिन हम कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं ताकि वो हमको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सके। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है, या इसको इससे भी बोल सकते हैं कला अनुकरणीय है। तो अनुकरण जहां भी आता है बेसिकली हम अरस्तु को सही करेंगे। ठीक है। फ्रायड के अनुसार ये बहुत यूनिक है, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान देते हैं। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत रेयर है, तो इसको अच्छे से याद आप कर सकते हो। बाकी जैसे कला सत्य की अनुकृति है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कोई अपनी एक बेसिकली कोई कनेक्शन बना सकते हैं आप। ठीक है। क्रोचे के अनुसार
हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय ने भी बोला है कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करता है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में प्लीज वही थोड़ा भाव। सा तेज बोलिए, आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं, वॉइस तो अच्छी है, आप ठीक लाउड है। स्पीकर तेज कीजिए मैम। फुल है मेरा सर वैल्यू, आप पर पढ़ाइए, आवाज थोड़ी धीरे आप पढ़ाइए, आवाज अच्छी आ रही है। मैं और तेज कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है ओके। सर। तो टॉलस्टॉय ने बोला है कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना जिसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे। जैसे कि आर्यन कोई चित्र बनाते हैं और वो अपने भाव उसमें व्यक्त करते हैं। जब सब लोगों को वो चित्र देख करके वही भाव आएगा, तो ये कहना है टॉलस्टॉय का कि हम जो भी चित्र बना रहे हैं, जो भाव डाल रहे हैं या जो रंग डाल रहे हैं, वही सेम भाव देखने वाले के अंदर भी है। ठीक है। हीगल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। जैसा कि मैम ने भी हम लोग को पढ़ाया है कि ये फिजिकल थ्योरी है, तो ये आप इससे याद कर सकते हो। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। दो स्टेटमेंट हैं, एक है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का और एक है रस्किन जी का। तो इसमें इन्होंने बोला है कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो दोनों स्टेटमेंट है, बहुत माइनर सा अंतर है, भावनाओं का उसमें अंतर है, तो वो चीज आप देख लीजिए। राहुल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लिया आपने? मैम मैंने, मेरे से लग नहीं रहा लैपटॉप से, तो मैंने उनसे बोल दिया था तनुजा जी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, वो भी एडमिन है तो वो कर सकते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं लगा लेती हूँ। ठीक ठीक। जैसा कि मैंने अभी आपको अंतर बताया भी, और लास्ट स्टेटमेंट जो था, तो रस्किन ने बोला था कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। वहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर का, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो बहुत माइनर सा स्टेटमेंट है, भावनाएं जहां पे भी आएंगी तो वहां रस्किन हमको पिक करना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, स्वयं की, जो उसकी खुद की इंटरनल थॉट होते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। मतलब कि जब भी हम कोई चित्र बना रहे हैं तो जितनी अच्छे से अभिव्यक्ति कर पाए वही कला है, जो कि हमने अभी कला की परिभाषा में भी पढ़ा था। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम। आगे हम बात करेंगे कला का वर्गीकरण। छेमेन ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वैश्याओं की और 10 भेषज, 16 कायस्थों की और 100 सार कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। अगर हम सारी जोड़ेंगे तो अराउंड 350 प्लस जाता है। तो कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर किया गया है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला क्या है? जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। जैसे सुनार लोग होते हैं, वो आभूषण का निर्माण करते हैं, बढ़ई होते हैं, या अन्य व्यावसायिक कार्य उससे, या जैसे कि कोई भी ऐसा चीज हमने बनाई जो कि जनोपयोगी हो, लोगों के उपयोग के लिए हो, तो उसको हम उपयोगी कला बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं आभूषण निर्माण है, रंगाई है, छपाई है, बढ़ईगिरी है, या अन्य व्यावसायिक कार्य हो सकते हैं। इस कला में हमें भौतिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख नहीं मिलता है, भौतिक सुख मिलता है। ललित कला होती है, ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। तो जैसे कि उसमें क्या है कि हमको भौतिक सुख मिलेगा उपयोगी कलाओं में, और जनोपयोगियों के लिए होगा। जबकि ललित कला जो है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मानसिक और आत्मिक संतुष्टि के लिए होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिए करते थे। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। पहला चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला।
जस्ट अ सेकेंड। चित्रकला। चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग व ब्रश है। मूर्तिकला। इसके अंदर किसी भी वस्तु का रूप, रंग तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण तथा पत्थर के औजार होते हैं, जैसे कि मैम सॉरी कुछ पूछना है क्या मैम आपको? वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना तथा मिट्टी होता है। जैसे चित्रकला का क्या आधार है कि रंग व ब्रश के थ्रू हम किसी भी पेंटिंग डिपिक्ट करते हैं रेखा रूप के द्वारा। वैसे ही फिर आते हैं मूर्तिकला में, तो हम मिट्टी का भी यूज करते हैं, पत्थर का भी यूज करते हैं। अब तो मल्टीपल चीजें आ गई जिनका हम यूज करके, जैसे कि फाइबर ग्लास वगैरह है, एल्यूमिनियम वगैरह, उनका भी यूज करते हैं उन चीजों में। वास्तुकला क्या है? जो भी भवन है या कोई घर ही बना है, वो भी वास्तुकला का ही एक प्रारूप है। इसके अंतर्गत और भी चीजें हुई हैं, जैसे भवन है, चर्च है, मंदिर है, ये सारी वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। संगीत कला। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट और हृदयगाही होते हैं। इस कला का आधार स्वर और तथा नाद होता है। काव्य कला। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द और अर्थ होते हैं, क्योंकि काव्य को हम शब्दों से ही बनाते हैं। ललित कला के भेद। ललित कला के मुख्य दो भेद होते हैं, रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं वो जो का रूप हमें दिखाई दे, और अरूपप्रद कलाएं वो जिनका रूप हमें ना दिखाई दे। उनकी डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे। रूपप्रद कलाएं, रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वह कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप होता है, जिनका एक स्वरूप होता है, उनको हम रूपप्रद कलाएं कहते हैं। जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला आदि। अरूपप्रद कलाएं कौन कौन सी होती हैं? अरूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप नहीं होता है, वरन भाव अनुभव होता है। जैसे कि हम संगीत सुन रहे होते हैं, तो कोई हमें दिख तो नहीं रही होती कि वो एक्चुअल में है, बट हम उसके भावों को, वो चीजों को हम फील कर रहे होते हैं, तो भावों का अनुभव करते हैं। इस वजह से हम उनको अरूपप्रद कला कहते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल में संगीत कला और काव्य कला। कला के प्रकार की बात करें तो कला के विभिन्न प्रकार हैं। किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है, उसी आधार पर कला का प्रकार होता है। जैसे चित्रकला। चित्रकला में बहुत सी चीजें हैं, जैसे भवन की भित्तियों में चित्रकला होती है, छतों पे होती है, स्तंभों में होती है, वस्त्र में होती है, कागज में भी होती है, भोजपत्र में भी होती है, ताड़पत्र भी है। जैसे कि भवन की भित्तियां आपने पढ़ा होगा, जोगी महाराज से स्टार्ट होती हैं भित्तियां बनना। अजंता एलोरा में भी हमको मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार से वस्त्र में भी हमने पढ़ा हुआ है, कागज के बारे में भी पढ़ा हुआ है, भोजपत्र। इसी प्रकार से और भी नए माध्यम है जिनमें हो रहा है। आगे चलते हैं। मूर्तिकला। धातु तथा पत्थर को तराश कर दिया गया रूप मूर्तिकला कहलाता है। कोई भी पत्थर है, उसको एक नया स्वरूप देना, वही मूर्तिकला है। वास्तु या स्थापत्य कला। भवन निर्माण कला, जैसे मंदिर हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, मकबरे हैं, दुर्ग तथा महल हैं। मृदभांड कला, जो मिट्टी के बर्तन है, जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा हुआ है। मुद्रा कला, मोहरे या सिक्के। हमने मोहरे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी हुई हैं। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे ये फिर आ गया, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड। चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित चित्र। धातु कला, पीतल तथा तांबे। पीतल और तांबे को मिक्स करेंगे तो कांस्य बनेगा। कांस्य से बनाई गई मूर्तियां, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सबसे पहले नर्तकी के रूप में मिला था। मृत्तिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां तथा खिलौने। प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां।
क्या कोई बता सकता है सबसे पहले पत्थर के औजार कब और किसने खोजे थे, कहाँ पे मिले थे? आषाढ़। रावतपुर ने पल्लवरम नाम के स्थान पर। ओके, 1863, राइट? 1880 में सर। 63 में। 1863 में सर। और कोई बता सकता है पत्थर के औजार अधिपक्कम से किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। वो पल्लावरम से कनिंगम खोजे थे। ब्रूसफुट ने खोजे हैं ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रूसफुट ने। पल्लावरम पे। पल्लावरम से तो खोजे थे, मैं अधिपक्कम पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अधिपक्कम पता है किसी को अधिपक्कम के बारे में? वहाँ कनिंगम 1800 ने खोज किया था क्या? मैं बता देता हूँ। 1864 में विलियम किंग ने तमिलनाडु के निकट अधिपक्कम से पुरा पाषाणकालीन पत्थरों के उपकरण प्राप्त किए थे। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट है दंत कला, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां। मूर्तिकला अपनी निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। जैसे मूर्तिकला में इसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किए जाते हैं। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी दो शैलियों में निर्मित होते हैं, हाई रिलीफ और लो रिलीफ। इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है। इसमें डिफिनेशन बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, उसमें नाम में ही सारी चीजें दी हुई हैं। हाई रिलीफ मतलब ज्यादा गहरा, लो रिलीफ मतलब कम। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कला के षडंग या अंग। वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद किए। रूप भेद, प्रमाण, भावलावन योजना, सादृश्य, वणिका भंग। इसका एक मतलब बोला जाता है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावन योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंकम, जो कि यशोधर पंडित ने किया था। रूप भेद, रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है, रूपों में अंतर। प्रमाण, इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। उसकी नाप तौल के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि उसके नाप तौल के जानकारी लेते हैं उसके द्वारा। फिर भाव है नेक्स्ट। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। भाव के प्रकार आपने पता होंगे। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भाव बताए थे, जिसमें 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव, कुल 49 भावों का वर्णन किया था। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है नाट्य शास्त्र, जिसमें भरत मुनि ने दिया हुआ था। लावण्य योजना, लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्य, सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। जैसे कि कई चीजों में है कि मुखाकृति है वो अंडाकार होनी चाहिए, जो उंगली है, लाट है वो धनुषाकार होना चाहिए। कोई माइक खोले हुए। वणिका भंग की बात करेंगे तो भावों में अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वणिका भंग कहलाता है। जैसे कि गुस्से में गहरा रंग और खुशी में हल्का रंग का यूज किया जाता है। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है। कला के तत्व, कला के 6 तत्व होते हैं। जैसे 6 षडंग होते हैं, वह 6 तत्व होते हैं और 6 सिद्धांत भी होते हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। रेखा, अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामितीय होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपनी विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है।
सर्वप्रथम मानव द्वारा अभिव्यक्ति आत्म व्यक्ति रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार प्रारंभ से अभिव्यक्ति का मूल आधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, अतः अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक वीडियो कैसा दिख रहा है भाई? दीनानाथ जी आप बंद कर लीजिए। अतः अजंता से लेकर बंगाल अतः अजंता से लेकर बंगाली स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया है। परंपरागत कलाओं में भी रेखाओं को के गूढ़तम सौंदर्य की दृष्टि को देखा जा सकता है। समानता रेखाओं के दो भेद माने गए, सरल रेखा, वक्र रेखा। रेखा की परिभाषा की बात करें तो रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी, जैसे हम दो डॉट कर लेते हैं, उनको हम दो बिंदु मान लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो एक रेखा होती है और गति की दिशा के निर्देश करती है। कभी कभी दो या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव होता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं, जिनका हमें अनुभूति होती है। रेखा के प्रकार एवं प्रभाव। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती है तथा उसमें एक अर्थ निहित रेखा होता है, जैसे कि सीधी लंबवत रेखा। तो जैसे कि सीधी लंबवत रेखा मतलब कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रेट खड़ा होता है तो वो गौरव फील करता है। जब भी कोई आप भी खड़े होंगे, बिल्कुल स्ट्रेटली खड़े होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस होता है, गौरव महसूस होता है, स्थायित्व होती है, आकांक्षा होता है और शाश्वतता का प्रतीक होता है। ठीक है। क्षैतिज रेखा, जब भी आप मान लीजिए कि अभी मैंने जैसे बताया कि जब आप खड़े हैं स्ट्रेटली तो आप गौरव का अनुभूति कर रहे होते हैं। वैसे ही जब लेटे होते हैं तो एक प्रकार से आप जिसे लंबा क्षैतिज रेखा बोलते हैं, तो जब विश्राम की मुद्रा में होते हैं या आलस्य के उसमें होते हैं तो उनके प्रभावों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मुख्य जो प्रभाव है, विश्राम है, स्थिरता है, शांति, मौन व संतुलन है। अब जब आप लेटे हो तो विश्राम कर रहे हो, तो एक तो विश्राम मुक्त हो गया, स्थिरता है, आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, स्थिरता आ गई, शांति में है, बिल्कुल मौन है। शांति और मौन एक ही चीजें हैं, दोनों एक प्रकार से, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। और संतुलन है, क्योंकि आप लेटे हो तो गिरने का एक प्रकार से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि गिरेंगे नहीं, तो संतुलित है एक प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। कोणीय रेखाएं, आपको डायग्राम तो शो हो रहा है ना सारे को? हेलो, आवाज जी बहुत स्लो आ रही है। दिख रहा है, आवाज भी सही आ रहा है। ठीक है, तो कोणीय रेखाएं, जैसे कि आप लोग कोणीय रेखाएं एक ट्रायंगल बन रहा है, सभी लोग प्लीज अपने साइड। ठीक है, वो एक खुला हिस्सा है, तो हम उससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ये कर रहे हैं कि जब किसी भी घर की एक दीवार नहीं होगी तो हमको क्या होगा, बेचैनी महसूस होगी, व्याकुलता भी होगी, और सबसे बड़ी बात असुरक्षा होगी। तो हम बेसिकली इन चीजों को हम रटे ना कि हमको कोड़ी का क्या मतलब होता है, व्याकुलता, संघर्ष, ये नहीं याद करना। केवल डायग्राम को समझो कि कोड़ी में क्या डायग्राम बनता है। तो किसी भी घर की एक अगर दीवार नहीं है तो सबसे बड़ी बात तो असुरक्षा होगी, चित्र अस्पष्ट है तो अस्पष्टता होगी। जब घर की एक दीवार खुली होगी तो ऑब्वियसली आप बेचैनी तो होगी, आपको व्याकुलता भी होगी और आघात का प्रभाव होगा। ठीक है। कणवत रेखाएं, आड़ी रेखाएं कणवत रेखा कहलाती हैं। ठीक है, इनमें एक नाटकीयता या प्रबल संपदन, स्पंदन का और उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता का प्रभाव होता है। एक पुंजी रेखाएं, एक पुंज से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है, जो कि उसमें अगर प्रकाश डालेगा तो एक साथ एक जगह निकलेंगी। तो एक साथ जब निकलेंगी वो रेखाएं या प्रकाश निकलेगा तो एकता का प्रभाव देगा, और एकता होगी तो शक्ति भी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार प्रसार भी होगा। जब एक साथ सब लोग एकता के साथ करेंगे तो जब प्रकाश निकलेगा तो सारी किरणें जब निकलेंगी तो प्रकाश का अनुभूत कराएंगे। वर्तुल रेखाएं, चक्राकार रेखाएं, इस रेखा के मुख्य प्रभाव
भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति है। प्रवाही रेखाएं, इस रेखा के मुख्य प्रभाव गति, लावण्य तथा माधुर्य है। नेक्स्ट है आकृति, रूप। रूप वह क्षेत्र जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। वर्ण मतलब रंग। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, जैसे कि दो बिंदुओं से एक रेखा का ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बिंदुओं से एक रूप का निर्माण होता है। किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। रूप निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए, ताकि यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है, जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सममात्रिक और असममात्रिक, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सममात्रिक वह रूप जो दाईं तथा बाईं दोनों ओर एक समान होते हैं, जैसे वृत्त, घन, आयत, गिलास आदि। जब भी हम अगर एक पार्ट ले लेते हैं आयत, तो इसकी लंबाई सेम होगी और चौड़ाई सेम होगी। तो अगर हम उसको 20 से काटते हैं तो दोनों हिस्से बराबर बराबर होंगे, ठीक है, दोनों साइड बराबर रहेगा। तो मेनली सिमेट्रिकल का यही मतलब होता है कि दोनों हिस्से दाईं ओर और बाईं ओर दोनों बराबर एक समान जैसे दिखाई दें। बट इस सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो वह रूप जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति में हो। कम ज्यादा की यहाँ बात नहीं हो रही, विपरीत होना चाहिए किसी भी तरीके, जैसे विषम कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली तथा सुराही। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो दोनों अलग अलग हिस्से हो रहे हैं। तो जब समान नहीं है दाएं और बाएं हिस्से, तो वो इस सिमेट्रिकल में आएगा, असमात्रिक रूप कहलाएगा। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर भाग किए गए, सक्रिय रूप और सहायक रूप। सक्रिय रूप वह रूप जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। सक्रिय रूप वह रूप जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। सहायक रूप वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सभी लोग मूवी देखते होंगे, एक उसमें हीरो होता है, लेकिन एक उसमें हीरो का दोस्त होता है। तो हीरो जो होता है मेन लीड रोल होता है, जिसपे कैमरा ज्यादा देर रहता है, बट एक सपोर्टर रोल होता है जो उसका दोस्त का कह लो या जो भी कह लो आप, तो वही यहाँ पर है। तो जो सक्रिय रूप होता है जिसमें कलाकार पूरा अपना इंटेंट दे रहा होता है, सहायक रूप जो होता है वो केवल उस रूप को बल दे रहा होता है। तो ये सहायक रूप यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं, जैसे आयत। आयत में स्थायित्व होती है और शक्ति भी होती है। त्रिभुजाकार, जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, जब मैंने आपको कोणीय रेखाएं बताई थी तो उसमें एक हिस्सा खुला हुआ था, तो वो असुरक्षा का प्रतीक था। तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब त्रिभुज बन गया है तो उसकी एक दीवार आ गई तो विकास किया उसने कुछ, और जब दीवार बंद हो गई तो सुरक्षा का प्रतीत होने लगा। ठीक है। वृत्ताकार गति और आकर्षण का प्रभाव देते हैं। अंडाकार लावण्य और सौंदर्य का प्रभाव देते हैं। नेक्स्ट है वर्ण। वास्तव में जो वर्ण होता है या रंग होता है वो प्रकाश का गुण होता है। जब प्रकाश पड़ेगा तभी आपको वो रंग दिखाई देगा। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकरा कर प्रकाश आंख में रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स और कांस्य ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग जो होते हैं लाल, पीला व नीला माने जाते हैं। ये होते हैं पदार्थ के प्राथमिक रंग।
अगर हम प्रकाश के प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो आरजीबी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो मुख्य रंग लाल, पीला व नीला माने जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। इसीलिए इनको प्राथमिक कलर कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। वर्ण गुण, वर्ण के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। रंगत, जिसे ह्यू बोलते हैं, मान, वैल्यू, सघनता, इंटेंसिटी। रंगत, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। मध्यांतर मतलब उसके मध्य के अंतर को जान पाता है। मान मतलब वैल्यू, रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। गहरा लाल तथा हल्का लाल। यदि किसी रंग में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर काला रंग मिला दिया जाए तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। इसी प्रकार अगर सफेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। सघनता, इंटेंसिटी, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा, मतलब शुद्धता के साथ ही घनत्व भी उसका अधिक ही होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्णों में सघनता कम होती है, शुद्धता कम होती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। वर्ण भेद, वर्ण के निम्नलिखित भेद हैं। मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण, प्राइमरी कलर जिन्हें बोलते हैं। मुख्य वर्ण वे होते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते, जैसे लाल, पीला और नीला। ये वर्ण पूर्णतया शुद्ध हैं, इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ की हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया था कि पदार्थ के 3 कलर हैं, प्राथमिक कलर्स हैं। पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें हैं, नीली, पीली और लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। प्रकाश की मुख्य 3 रंगतें हरी, बैंगनी तथा लाल। बट आरजीबी होना चाहिए यहाँ पे, आई डोंट नो। यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती। इसके विपरीत पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला मानी जाती हैं। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि तंतुओं से होता है। प्राथमिक वर्णों का जो प्रभाव होता है उसकी हम बात करेंगे। लाल वर्ण का प्रभाव रहता है उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा। ये तो हम लोगों ने हमेशा से ही देखा है, जहाँ खतरा वहाँ लाल रंग होगा। जब भी हम ट्रेन से भी चलते हैं तो रेड लाइट जब भी जलती है, या कभी भी हम ट्रैफिक में होते हैं तो जहाँ भी हम रुकते हैं तो रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, खतरा। ठीक है। प्रेम में भी हमको लाल रंग का प्रभाव होता है, उत्तेजना में भी, हिंसा में भी, क्रोध में भी और कामुकता में भी। और मेनली ये गर्म रंग है। पीले वर्ण का प्रभाव प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि ये गर्म वर्ण है। नीले वर्ण का प्रभाव शीतलता का देता है, आनंद का देता है, राजस्व का देता है, निराशा का होता है, बीमारी होती है, विष भी होती है और रात्रि भी होती है। यही शीतलता का भी प्रभाव देगा, आनंद का भी देगा और यही बीमारी का भी देगा। तो दोनों ही इस वर्ण में है। यह एक ठंडा रंग है। द्वितीय रंग, किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक रंग हमारे 3 हो गए और जैसा कि हमें दिख रहा है तो द्वितीयक रंग भी 3 हुए। अब हम प्राथमिक कलर्स को मिला करके आपस में हम तृतीयक रंग निकाल सकते हैं। जैसे कि नीला और लाल मिलाने से बैंगनी कलर बनेंगे और लाल और पीला मिलाने से नारंगी कलर, जिसे ऑरेंज कलर भी बोलते हैं। पीला प्लस नीला मिलाने से हरा रंग, ग्रीन कलर बनेगा। द्वितीयक वर्णों का प्रभाव बैंगनी वर्ण का प्रभाव है सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि। अभी आपने नीले में पढ़ा था राजस्व, ठीक है, तो उससे भी कनेक्ट करके बैंगनी, क्योंकि इसमें नीले का प्रभाव है तो राजस्व का ही राजसी, सम्मान, मृत्यु आदि। नारंगी वर्ण का प्रभाव
नारंगी वीरता का है, ज्ञान का है, प्रेरणा का है, ये भी गर्म रंग है। हरे वर्ण का प्रभाव बसंत का है, सुरक्षा का है, मनोहारता का है, प्रजनन संबंधी प्रसन्नता तथा शीतलता का अनुभव कराता है। शीतलता का एक और कराता था, नीला कलर भी शीतलता का प्रभाव था, जिसमें शीतलता के साथ साथ बीमारी भी थी, विष भी था। यह एक ठंडा रंग है। तृतीयक वर्ण, किन्हीं दो द्वितीयक वर्ण को मिला दिया जाए तो विभिन्न रंगतों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बैंगनी प्लस नारंगी मिलाएंगे तो रसेट कलर बनेगा, बैंगनी प्लस हरा मिलाएंगे तो ऑलिव कलर बनेगा, और हरा प्लस नारंगी मिलाएंगे तो सर्टन कलर बनेगा। समीपवर्ती रंग समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान है, जैसे पीला, पीला नारंगी या नारंगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को दिख रहा है? जी हाँ। जस्ट अ सेकेंड। रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। तो रेड और येलो को मिलाएंगे तो क्या बनता है? आंसर्स देते रहिएगा। ऑरेंज। ऑरेंज। नारंगी बनेगा, ठीक है। जी। अब हम ब्लू और येलो मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। और रेड और ब्लू मिलाएंगे तो बैंगनी बन जाएगा, बैगनी। ठीक है। बैंगनी। अब अगर हम रेड और नारंगी को मिलाएंगे तो जो तीसरा प्रभाव आएगा इन दोनों को मिला करके, तो रेडिश ऑरेंज आएगा, ठीक है। तो समीपवर्ती, अब रेडिश ऑरेंज आया जैसे ये, तो ये जो समीपवर्ती रंग है, जैसे कि पीला, जैसे कि आप एग्जांपल दिया, मैं उससे समझा देता हूँ। येलो है ये, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो येलोइश ऑरेंज आएगा, येलोइश ऑरेंज। तो येलो हो गया, फिर येलोइश ऑरेंज हो गया और नारंगी हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर। नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बता दिया, पीला, पीला नारंगी, नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है, उपस्थिति है पीले रंग की, और मेन कलर प्राथमिक कलर तो पीला है, तो हम उसी को काउंट करके चलेंगे। तो मेन चीज ये समीपवर्ती रंग ये होंगे। विरोधी वर्ण की बात की जाए तो वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे का विरोधी वर्ण लाल है, और नारंगी का विरोधी वर्ण बैंगनी है, तथा नीले का विरोधी वर्ण नीला है। फिर से हम वापस उसी डायग्राम में देख लेते हैं एक बारी, कुछ चीजें erase भी कर देते हैं। हाँ, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं रेड और ग्रीन, ठीक है। ये आमने सामने के कलर्स हो गए। ब्लू और ऑरेंज, येलो एंड वायलेट, ये सारे विरोधी रंग हैं, अपोजिट कलर्स हैं। एकाकी वर्ण, मोनोक्रोम जिसे बोलते हैं, यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकाकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, ये नीले कलर ही है, बट इसमें हल्का नीला और गहरा नीला दो प्रभाव। अगला है तान। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफेद तथा काले का परिणाम का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तानों की मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: छाया, डार्क, मध्यम प्रकाश, मिडिल टिंट, और प्रकाश, लाइट। चित्र में तान का महत्व। किसी भी चित्र में संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकला के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप, रेखा, रंग, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि किसी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावनाओं प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। कोई बता सकता है कि किसके चित्र में द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी उन्होंने प्रभाव प्रदर्शित किया हुआ? मोनालिसा मोनालिसा विंची मोनालिसा हम्म, लियोनार्डो विंची। विंची। साहब ने यूज करके द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव प्रदर्शित किया है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम तथा आयतन का आभास होता है। जैसे लाल रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहां कोई प्रफुल्लता पूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग में काले के रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम किया जा सकता है। कम करके मतलब कि उसकी शुद्धता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है किंतु तान के परिवर्तन से भाव परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे ही कि लाल कलर में काला कलर मिलाया गया तो उसका प्रभाव बदल गया थोड़ा सा। वयन पोत धरातल का गुण कहलाता है। पोत बेसिकली इसको हम बुनावट के, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अभी सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? जी स्क्रीन क्लियर जी है। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। वयन पोत मतलब धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जा सकता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदरा भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है। पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, एक चाक्षुष और अनुभूति जन्य। साधारणतः पोत के तीन प्रकार माने गए हैं, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। प्राप्त की बात करेंगे अगर हम, प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त पोत प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिला, भित्ति, कपड़ा तथा ताड़पत्र आदि चित्रों में स्वतः ही आया हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब ये प्रकृति निर्मित होता है, ये बनाया नहीं जाता है। ठीक है। अनुकृत पोत अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। कंपनी सैनी के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण द्रष्टव्य है। फिर आ जाते हैं सृजित पोत पे। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र को क्रियाशीलता प्रदान करता है। ये खुद के द्वारा मतलब कोई भी यंत्रों साधनों के द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनको सृजित पोत कहते हैं। अगला तत्व है अंतराल, स्पेस। चित्रकार जिस चित्र भूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्विआयामी होती, यही अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है वह अंतराल कहलाता है। अंतराल का महत्व, अंतराल के तत्व, कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों का संयोजन किया जा सकता है, परंतु इन कलाकारों में तालमेल दिखाने के लिए तथा एक रास्ता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रतल पर भिन्न भिन्न प्रभावों को उद्वेलित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है, समविभाजन और असमविभाजन। रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। आपने अभी पढ़ा कि सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होता है। सेम सिमेट्रिकल जैसा है कि दो हिस्से दोनों बराबर होने चाहिए, वही समविभाजन है। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति तथा संतुलन के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। असम विभाजन चित्र भूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्विआयामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है।
वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। सक्रिय तथा सहायक अंतराल। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधानता व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती हैं। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर ही सहायक आकृति को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये हमारे कला के तत्व समाप्त होते हैं। अगला है चित्र संयोजन के सिद्धांत। या मैं एक आर्टिस्ट को कंप्लीट कर दूं अभी चित्र संयोजन का सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। जी आर्टिस्ट कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आर्टिस्ट में क्लास में संयोजन के सिद्धांत हो जाएंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। तो आप लोग ये सैयद हैदर राजा पढ़ाएंगे कि और कोई पढ़ा दूं मैं? बंगाल को जो भी आपका तो एक आर्टिस्ट डेडिकेट शुरू से पढ़ाइए सर, एक कलाकार एक जो बुक पढ़ा रहे हैं शुरू से कलाकार पढ़ाइए लास्ट तक। बुक से नहीं पढ़ाऊंगा सर हाँ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। चलो मैं मतलब मेरे को केवल एक आर्टिस्ट लेना है, वो आपको डिस्क्राइब करना है अपने तरीके से। बाकी जो आर्टिस्ट वाले हैं जो भी भाई लोग हैं वो आपको अलग से पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक 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 है ठीक है सर, आप अपने हिसाब से सर। था राहुल आपका। हाँ जी मैम। हम इसी सान्याल। ओके मैम जी आपकी बड़ाई कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने का तरीका है, धन्यवाद। वाकई में अच्छा है। बीसी सान्याल। बीसी सान्याल साहब आप सब लोगों को पता होगा कि दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और 2003 में निधन हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते हुए देखा है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल पे चलते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो डिब्रूगढ़ असम में हुआ था 1902 में। मृत्यु 2003 में नई दिल्ली में हुई। इनकी जो शिक्षा है वो कलकत्ता कला विद्यालय से पर्सी ब्राउन व जेपी गांगुली के निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी जो विधा थी, मैं आपको टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाओ। जैसे मैंने जन्म स्थान बता दिया, मृत्यु बता दी, शिक्षा बता दी। अब मैं विधा के बारे में बात करूंगी कि क्या कार्य करते हैं। तो ये मूलतः चित्रकार थे। सर पूछिए उनके बारे में, क्वेश्चन पूछिए। आप लोगों से पूछ लूं? एग्जैक्टली राहुल, आप क्वेश्चन पूछिए, स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ओके 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 ओके। इनका प्रिय रंग कौन सा था? लाल नीला भूरा। लाल नीला पीला। प्राथमिक हल्का रंग था भूरा। लाल नीला पीला। रेड पीला। माध्यम कौन से? पहले एक बार पढ़ा दीजिए फिर क्वेश्चन पूछिए। आप लोग डिसाइड कर लीजिए फिर मुझे बताइए कि क्या करना है। पहले पढ़ा दीजिए सर, तभी ना क्वेश्चन बता पाएंगे सब लोग। देखिए राहुल को बस ये वाला टॉपिक मिला हुआ है, कलाकार आपको पढ़ाया जाएगा, मधुलता क्लास लेंगी और शिव जी। ठीक है मैम, मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं अपने हिसाब से पढ़ा देता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, आप अपने अकॉर्डिंग पूछ लीजिए, उसके बाद तो आर्टिस्ट की क्लासेस होंगी। हाँ वही कह रहा हूँ कि एक मुझे आर्टिस्ट पढ़ाना है तो वो मैं अच्छे से जो भी मुझे मतलब जो मेरे पास है कंटेंट तो मैं उसके हिसाब से पढ़ा देता हूँ। हाँ आप एक आर्टिस्ट पढ़ा दीजिए, बाद में नेक्स्ट डे आप क्वेश्चन पुटअप करके फिर यहाँ से फंडामेंटल्स के प्रिंसिपल ऑफ आर्ट से शुरू कीजिएगा। ठीक है राइट राइट मैम राइट। वो रिवीजन हो जाएगा उसका। जी जी। माध्यम जो इनका है वो तेल रंग जल रंग दोनों में उन्होंने कार्य किया है। और इनकी जो उपाधियां हैं वो शताब्दी पुरुष और कला सम्राट 2 उपाधियां इनको मिली थी।
असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी से जुड़कर सक्रिय भूमिका अदा किया था इन्होंने। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में 7 वर्षों तक उप प्रधानाचार्य रहे थे 1929 से। सान्याल साहब ने 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। तो 7 वर्षों तक रहे थे। तो 1929 में जब वो वहां पर उप प्रधानाचार्य बने तो 1936 तो 1936 तक रहे और 37 में वहां पर लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कर दी। उनकी पत्नी थी स्नेहलता सान्याल, जो कि गजल गायिका और रंगकर्मी थी। पुत्री है उनकी अंबा सान्याल। 1955 में नेपाल सरकार ने कला शिक्षा सलाहकार बनाया था उनको। सान्याल ललित कला अकादमी के सचिव भी रहे हैं नई दिल्ली के, और नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में अपना इन्होंने स्टूडियो खोला था। सान्याल ने नई दिल्ली में गैली 26 की भी स्थापना करी। सान्याल ने गरीबों, उपेक्षितों, मुसीबत के मारे समाज की चोट खाए व्यक्तियों का चित्रण किया था। इनकी एक चित्र श्रृंखला है जिसका बहुत सुंदर अंकन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्लियों की चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। सान्याल का एक उन्होंने एक चीज बोली थी, रंग शक्ति का प्रतीक है ना कि संघर्ष का। ठीक है। और पुरस्कार इनको मिला था 1984 में पद्म भूषण। 1997 में बनी फिल्म द डांस ऑफ द विंड में सान्याल ने अभिनय भी किया था। सान्याल की आत्मकथा है, आत्मकथा द वर्टिकल वुमन, जो कि 1998 है। और जो उनकी अभी हमने फिल्म की बात की तो वो 1997 की थी, और द वर्टिकल वुमन है वो 1998 की है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। करंटली चंडीगढ़ संग्रहालय में सिचुएटेड है। प्रमुख चित्रों की हम बात करेंगे तो शिव की मुखाकृति, पतंग श्रृंखला, द फ्लाइंग बिजुका, गोल मार्केट के भिखारी, धौलाधर पर्वत श्रृंखलाएं, केस संभालती अनावृत्ता, बाल वधू, कलकत्ता के सड़क पर विश्राम करता सपेरा, निजामुद्दीन के मेले, माँ और बच्चा, गुमशुदा लड़की, 3 महिलाएं, राजस्थान की महिला, कबूतर के साथ महिला मतलब कपोत के साथ महिला, बिल्ली, ब्रूडिंग मूड, निराशा एवं शांति का मार्ग। और इनको 1993 में 1993 में अवन गबन पुरस्कार मिला था। दैट्स इट। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बहुत क्लास। अच्छे से पढ़ना है सर। गजब क्लास था। जी गजब बोलते पर सुपर डुपर।